एमपीपीएससी 2026 प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए तो कुछ इन प्रकार के डायमेंशंस पर हमें ध्यान देना होगा। जैसे सबसे पहले हम परिचय पर फोकस करेंगे। जब हमारा परिचय कंप्लीट हो जाएगा, फिर भारत में वनों का वर्गीकरण करेंगे, उसके बाद भारत में वनों का वितरण करेंगे, फिर संबंधित क्या प्रावधान है, कौन कौन से इससे आंदोलन हुए हैं और कौन कौन से संस्थान हैं। एमपीपीएससी को अगर उठाकर देखोगे प्रीलिम्स को, तो इन तीनों से एक एक बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं। प्रावधानों को लेकर जैसे कि वन संरक्षण अधिनियम, आंदोलनों को लेकर जैसे कि चिपको आंदोलन, संस्थानों को लेकर। तो इसके लिए हम तैयार हैं और अपडेटेड इस प्रकार से हो जाएगा कि 18वीं वन रिपोर्ट 2023 वाली भी कंप्लीट करेंगे। हालांकि 2026 चल रहा है, तो अभी तक 19वीं वन रिपोर्ट आ जानी चाहिए थी, क्योंकि ये जो रिपोर्ट है 18वीं, ये भी आई थी दिसंबर 2024 में, तो शायद 26 तक आने की संभावना है। या हो सकता है 2007 की तरह गैप कर दिया जाए, क्योंकि एक बार वन रिपोर्ट में गैप हुआ है। 2005 के बाद सीधे 2009 में आई थी, 2007 में कोई वन रिपोर्ट नहीं आई है। तो चलो हम शुरुआत करते हैं परिचय को लेकर। सबसे पहले अपना प्रश्न तो यही है कि वन का क्या मतलब होना है। तो वन की कोई निश्चित परिभाषा तो नहीं है, लेकिन टीएन गोदावर्धन, ये नीलगिरी जो दक्षिण में तमिलनाडु का क्षेत्र है, वहाँ के कलेक्टर हुआ करते थे। तो उन्होंने भारत संघ के खिलाफ 1996 में जो पेड़ कट रहे थे दक्षिण भारत में, याचिका लगाई। तो इसका नाम पड़ा टीएन गोदावर्धन वर्सेस भारत संघ 1996। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने वन की परिभाषा को पूर्णतः स्पष्ट तो नहीं किया है, लेकिन लगभग उस कगार पर खड़ा कर दिया है, जिसकी वजह से जो निजी क्षेत्र के वन अपने हिसाब से काट रहे थे उनको नहीं काट पाएंगे। और फिर भी अगर पूछा जाए क्या भारत में वन की कोई स्पष्ट परिभाषा है, तो मेरा जवाब है नहीं। तो टॉपिक है कि वन संसाधन में वन कैसे कहा जाएगा। तो इसका उत्तर ये हो सकता है कि जो प्राकृतिक वनस्पतियों का समूह है। अब ये वनस्पतियाँ क्या होती हैं, क्योंकि मैंने इसके आगे प्राकृतिक लिख दिया है। तो वनस्पतियों का मतलब होता है मानवीय हस्तक्षेप के बिना जन्म लेती हूँ, विस्तार करती हूँ, प्रसार करती हूँ। चूंकि मैंने प्राकृतिक लिखा है, तो इसका मतलब यही है कि इसमें मानवीय हस्तक्षेप नहीं है। तो प्राकृतिक वनस्पतियों का समूह होता है, प्लस वन्यजीव होते हैं, प्लस वन उपज शामिल होती है, प्लस सेवाएं शामिल होती हैं वनों की, इत्यादि। तो वनों को इस प्रकार से परिभाषित किया है कि भैया वनस्पतियां हैं, उनका समूह, वन्य जीव और वन उपज, और जो वन की सेवाएं हमें प्राप्त हो रही हैं, उन सभी को हम लोगों ने वन के रूप में परिभाषित किया हुआ है। अब वन हमारे लिए क्यों जरूरी है और इसके लिए क्या प्रावधान किए गए हैं। तो वन नीति जो 1952 में आई थी, फिर बदलकर हमने 1988 की वन नीति को अपनाया। अब हम 2018 का मसौदा तैयार कर चुके हैं, पर अभी लागू नहीं हुई है। तो कुल मिलाकर भारत की जो भी वन नीति है वो 1988 वाली चल रही है। अगर इन दोनों वन नीति की बात करें हम, तो ये कहती है कि भारत की जो कुल जमीन है, उसके 33% हिस्से पर वन होना चाहिए। और अभी जो हमारा टारगेट पूरा हुआ है इस वन रिपोर्ट के अनुसार, वो 24% के आसपास आ पाया है। अभी भी भारत की कुल जमीन पर जो 33% वन होने चाहिए, हम उसको अचीव नहीं कर पाए हैं। उसको अचीव कैसे किया जा सकता है, तो उसके लिए हमें अध्ययन करना पड़ेगा। तो अध्ययन करने के लिए इस टॉपिक इसमें शामिल किया गया कि अगर कल को एसडीएम बनते हो, तो तुम्हें उसका महत्व मालूम हो कि किस प्रकार के पेड़, किस प्रकार की दशाओं में, किस प्रकार की मिट्टी और किस प्रकार के ढलान में जन्म ले सकते हैं, कि भले ही तुम बॉटनी के ज्ञाता ना हो, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति के तौर पर तुम्हें थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए। तो इस हिसाब से एक सामान्य सा परिचय मैंने यहाँ पर आपको बताया कि वन का क्या मतलब है। हालांकि इससे कोई प्रश्न तो बनने से रहा। फिर अगला है वर्गीकरण, जो समझ बहुत अच्छी बनानी जरूरी है। और फिर अगला है वितरण।